नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबर दमदार में स्वागत है आपका। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में थोड़ी देर में कैबिनेट मीटिंग होनी है। ये बैठक 5 कालिदास मार्ग पर हो रही है। ज्यादातर मंत्री वर्चुअली इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। इस बैठक में पिछले 4 साल के कामकाज पर चर्चा होगी। साथ ही जनता के बीच कैसे उन कामों को ले जाना है, इस पर बातचीत हो सकती है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है, जिसके बारे में कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों को सरकार बताएगी। और साथ ही कोरोना को लेकर भी आज की मीटिंग में कोई चर्चा हो सकती है, क्योंकि कोरोना के हालात पूरे देश में अगर हम कहें तो बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मामले। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यहां पर कंट्रोल में है कोरोना केसेस और वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। अनामिका, मीटिंग की शुरुआत हो गई है। कितने लोग इस वक्त 5 कालिदास मार्ग पर है, कितने लोग वर्चुअली जुड़ रहे हैं? देखिए, मैंने कहा मुख्यमंत्री आवास पर जो कैबिनेट बैठक है वो शुरू होने वाली कुछ सेकंड्स में, और ये खबर ये आ रही कि बहुत सारे मंत्री जो लखनऊ में मौजूद थे वो 5KD पर पहुंच रहे हैं, जबकि बहुत सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र से वर्चुअल माध्यम से कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में कई विभागों से जुड़े हुए अहम प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ साथ 2 महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिसको लेकर के चर्चा भी हो रही है। चूंकि लिहाजा सभी मंत्री, कैबिनेट मंत्री इसमें जुड़ रहे हैं वर्चुअल माध्यम से या वहां पर मौजूद रह करके, तो जरूरत इस बात की भी है कि जो कोरोना को लेकर के जो हालात बन रहे हैं, हालांकि अभी यूपी में केसेस उस तरीके से बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन जो राज्य अलग अलग सटे हुए हैं या जहां से लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, लखनऊ पहुंच रहे हैं या अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, वहां से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। लिहाजा बस स्टॉप से लेके एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे किस तरीके से टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा ये भी कि योगी सरकार के 4 साल का कार्यकाल 19 मार्च को पूरा हो रहा है, तो सरकार का ये प्रयास है कि अपने कामकाज को लेकर किस तरीके से आगे बढ़े, ये भी महत्वपूर्ण एजेंडा है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ सभी मंत्री अपने अपने जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगे कि 4 साल में उनके विभाग में क्या काम किया गया है। जी, तो ये कैबिनेट मीटिंग हर हफ्ते कैबिनेट मीटिंग होती है, लेकिन आज की जो कैबिनेट बैठक है बहुत ही अहम है। धन्यवाद अनामिका। मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, आगे की जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे। इधर चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी मोड में पार्टियां नजर आ रही हैं। सत्ताधारी पार्टी भी अपने पिछले 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर अपने विभाग की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि कैसे हमारी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, इसलिए अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, ये कहना है डिप्टी सीएम का, जिससे सरकार को वो चुनौती दे सके। 15 साल गैर भाजपा सरकार, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे मुलायम सिंह जी, ये तीनों सरकार के कार्यकाल को मिला करके जो काम हुआ है उससे बहुत अधिक काम, चूँकि केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार है, तो डबल इंजन की भाजपा सरकार के कारण से विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। सड़कों का तो जाल मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से बिछाया गया है, सड़कों में सुधार इस प्रकार से किया गया है कि सत्ता पक्ष के नहीं, शायद आपके कैमरे के सामने ना बोले, लेकिन अगर व्यक्तिगत वार्ता करके आप पूछेंगे कि आपके सरकार के समय में जो विकास आपके क्षेत्र में सड़कों को लेकर के होता था उससे कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, तो कैमरे के बिना पूछेंगे तो वो ज़रूर बताएंगे कि उससे 10 गुना ज़्यादा हुआ है। तो डबल इंजन की सरकार है, इसलिए प्रदेश में विकास की रफ्तार ज्यादा है, ये कहना है योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल का जो ब्यौरा जनता के सामने रखा है, वो ब्यौरा भी हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से काम उन्होंने गिनाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद सड़कों का जाल बिछा है, टूटी हुई सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ की शुरुआत की गई, 19 खिलाड़ियों के नाम पर 19 मार्ग बनाने का काम भी हुआ, साथ ही 23 शहीद मार्गों की स्वीकृति दी गई है। ये वो तमाम काम है जो उन्होंने गिनाए। इसी के साथ 17 मार्गों में साइन बोर्ड लगाकर लोगों की सुविधा बढ़ाया गया। 175 हर्बल मार्गों को हरी झंडी दी गई है। 67 स्टेट हाईवे को मंजूरी हमारी सरकार ने दिया है। ये भी कहा डिप्टी सीएम ने, सुरक्षा के लिहाज से भी साइन बोर्ड लगाए गए और विकास को हवा देने के लिए लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ये दावे किए गए हैं डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से। इधर पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। सभी पार्टियों
अपने अपने दावे कर रहे हैं सभी पार्टियों के नेता, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार टीएमसी के चाल और चरित्र से जनता परेशान है। ऐसे में सरकार बदलने का मन जनता ने बना लिया है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इन तस्वीरों को देखिए। पहले योगी आदित्यनाथ रायपुर पहुंचे, यहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद मेदिनीपुर और उसके बाद पुरुलिया में एक रैली में हुंकार भरी उन्होंने। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभी जनसभाओं के जरिए जय श्री राम के बहाने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को जय श्री राम के नाम से एलर्जी है, उन्हें परेशानी होती है और वो उसका विरोध करने लगते हैं। ऐसा ही काम यूपी में पिछली सरकार ने किया और उनको जनता ने सबक सिखा दिया और अब बारी ममता बनर्जी की है, जिनको जनता सबक सिखाने को तैयार है। टीएमसी की सरकार होने की वजह से न सिर्फ किसानों को परेशानी हो रही है, बल्कि नौजवानों को भी रोजगार नहीं मिल रहा, ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो बीजेपी ने जो वादा किया था उन वादों को जरूर यहां पर भी पूरा करेंगे। को धारा 370 का जख्म देने का काम और ये पाप किया था कांग्रेस की सरकार ने, और उस पाप को पूरी तरह समाप्त करके आतंकवाद के इस एक नमूने को पूरी तरह समाप्त करने का कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। कोई राम से हमें अलग नहीं कर सकता है, और अगर कोई करने का प्रयास करेगा तो उसको जनता स्वयं मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेगी। यही गलती उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सरकार ने किया था। आज उसके हाल उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। मेदिनीपुर और आसपास का क्षेत्र तो धान उत्पादन का केंद्र बिंदु है, लेकिन सरकार की, बंगाल की टीएमसी सरकार की कोई किसान समर्थक नीति न होने के कारण यहां का किसान जिस रूप में मुनाफा कमाना चाहिए था नहीं कमा पा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा में हुंकार भरते दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ और यहीं पर उन्होंने ऐलान किया कि 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल की तस्वीर भी बदल जाएगी, क्योंकि टीएमसी के गुंडों को चुन चुन कर सजा दी जाएगी। मैं कृष्ण और राम की धरती से आया हूं। बंगाल में हमेशा से परिवर्तन की धरती रही है। बंगाल ने देश को राष्ट्रगान दिया, वंदे मातरम भी दिया। बीजेपी की सरकार बनते ही अराजकता खत्म हो जाएगी, ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि आज राहुल को भी मंदिर जाना अच्छा लगता है। योगी ने आरोप लगाया कि दीदी को जय श्री राम नाम से चिढ़ है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद किसानों को सम्मान निधि मिलेगी और गरीबों का अपने घर का सपना भी पूरा होगा। तो एक तरफ वायदे तो दूसरी तरफ निशाना भी साधा मौजूदा सरकार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने। चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना की। इस महामारी के बीच योगी सरकार ने बेहतरीन काम किया है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। इस कामयाबी के साथ एक और कामयाबी जुड़ गई है योगी आदित्यनाथ सरकार के पाले में। यूपी सरकार कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में नंबर 1 बन गई है। सोमवार को 3 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की पहली डोज दी गई तीसरे चरण में। इन आंकड़ों के साथ ही अब तक यूपी में 30,348 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। यह अभियान सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में भी चल रहा है और तेजी से चल रहा है। अपने प्रदेश में 3,11,351 लोगों का टीकाकरण किया गया और उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है जिसने एक दिन में 2 बार 12 तारीख को भी हम लोगों ने 3 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया था और 15 तारीख को भी हमने 3 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया। लेकिन यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए हम चाहेंगे कि हम और बड़ी संख्या में टीकाकरण लोगों का करें, और वो तभी संभव होगा जब आप इसमें अपना सहयोग देंगे, आप निकल करके टीकाकरण केंद्र तक आएंगे। अब तक हम 30 लाख से ज़्यादा जो टीके की डोज है, वैक्सीन की डोज है, वो हम प्रदेश में एडमिनिस्टर कर चुके हैं। और इसी बीच यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि होली में प्रदेश से बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। यूपी में लगातार कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जा रही है। कोरोना को लेकर प्रदेश में हालात काबू में हैं। फिलहाल लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार नहीं हो रहा। समन्वय जो हम लोगों ने स्थापित किया,
जिससे हर एक विधायक के माध्यम से और प्रशासनिक अधिकारी को हेल्थ के जितने भी हमारे कर्मचारी और डॉक्टर्स हैं उनके साथ जोड़ने के साथ में एक समन्वय बैठाने का सबसे बड़ी उपलब्धि उसमें ये रहा कि उसके वजह से हर जनपद में हमको कोई किसी तरह का परेशानी नहीं हुआ। और कल बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में सभी सांसदों से कोरोना वैक्सीनेशन का ब्यौरा मांगा गया है। सांसदों से पूछा गया है कि उनके संसदीय क्षेत्र में कितने वैक्सीन सेंटर हैं, सांसद ने कितने वैक्सीन सेंटर का दौरा किया है और लोगों की सुविधाओं को लेकर सांसद ने अपने क्षेत्र में कितने हेल्प डेस्क बनाए हैं। तो ये तमाम जानकारी पार्टी ने अभी अपने सभी सांसदों से मांगा है। सांसदों से कहा गया है कि उनके क्षेत्र में कितने टीकाकरण सेंटर हैं और बीजेपी सांसदों ने अब तक टीकाकरण को लेकर कितनी मदद की है, इसकी पूरी रिपोर्ट बीजेपी मुख्यालय में पेश किया जाए। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सभी सांसदों से ये कहा था कि टीकाकरण में लोगों की मदद करें। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। और इसी बीच यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने छूट दी है और बड़ी छूट दी है। ओटीएस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई। अब एक मुश्त समाधान योजना के तहत यूपी वासी 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और साथ ही ये भी साफ किया कि ओटीएस योजना के बाद बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलेगा। उस दौरान किसी का अगर बिजली बिल जमा नहीं मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने जब से सुप्रीम कोर्ट में 26 आयतों को लेकर याचिका दाखिल की है तब से उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी से नाराज होकर अब वसीम रिजवी ने एक वीडियो जारी किया है, मौलानाओं को चेतावनी दी है और कहा कि हाथ हमारे पास भी है। खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर मौलानाओं को आड़े हाथों लेते हुए वसीम रिजवी ने चेतावनी दी है। वीडियो जारी करते हुए रिजवी ने कहा कि हाथ हमारे पास और गिरेबान तुम्हारे पास भी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि माहौल खराब हो। प्रदेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और लखनऊ के करबला ताल कटोरा में अपनी हयाती कब्र को तोड़े जाने से आहत वसीम रिजवी ने मौलानाओं पर हमला किया। रिजवी ने कहा कि मौलाना कल्बे जवाद अपने गुंडे भेजकर इबादत गाह में तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो सही नहीं है। गुंडे बदमाशों को भेजकर गालम गलौज करवा रहे हो, बदतमीजियां इबादत गाहों में हो रही हैं, यह अच्छी बात नहीं है। आपको इधर आगरा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर 5 लोगों की मौत हो गई है। आगरा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई। बताया ये जा रहा कि शौचालय का गड्ढा खोदते वक्त हादसा हुआ। गड्ढे के बराबर में ही एक दूसरा टैंक था जो कि लीक हो गया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 4 युवकों ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, ये हादसा कैसे हुआ? बड़ी लापरवाही ऐसा लग रहा है यहाँ पर। देखिए मेनका, एक शौचालय का गड्ढा खोदा जा रहा था, बगल में ही दूसरे शौचालय का भी टैंक था। जिस टाइम गड्ढा खोदा जा रहा था अचानक नीचे से जमीन के अंदर ही दूसरा टैंक था वो लीक हो गया और जो जहरीली गैस है उसकी वजह से एक युवक चपेट में आ गया और बेहोश हो गया। उस बच्चे को, उस किशोर को बचाने के लिए एक एक करके 4 युवक और उसमें गड्ढे में कूदे, लेकिन चारों को चारों उस गैस से और अंदर जो माहौल बना, जो गैस थी उसकी चपेट में आ गए। एक की मौके पर ही मौत हो गई थी। बाकी 4 को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चारों ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। तो कुल जी आरिफ, तो क्या ये शौचालय के लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे थे? जी बिल्कुल, मेनका शौचालय खुद बनवाया था और अपना गड्ढा खुद ही खोद रहे थे, क्योंकि सीवर टैंक जो बनाया जाता है गाँव में थोड़ा अलग टाइप का बनाया जाता है। ईंटों का एक गड्ढा बनाया जाता है जिसको सूखा टैंक बोला जाता है और उसी सूखा टैंक को लेकर ये गड्ढा खोदा गया था और ये दर्दनाक हादसा हो गया। जी आरिफ, धन्यवाद इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो बहुत ही दर्दनाक ये वाकया आगरा में, जहां पर गड्ढे के बराबर एक दूसरा टैंक था वो लीक हो गया और जो जहरीली गैस की चपेट में आने की वजह से एक लड़के की मौत मौके पर ही हो गई। उसे बचाने के लिए परिवार के 4 लोग बारी बारी से गड्ढे में उतरे और उन चारों की भी जान चली गई हॉस्पिटल में।
रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। इधर बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंकों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। बैंकों की हड़ताल की वजह से ज्यादातर बैंकों के एटीएम खाली हो गए। लोगों को पैसे निकालने के लिए दर दर भटकना पड़ा। 3 तस्वीरें आपके सामने, ये लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ की तस्वीरें हैं, जहां पर बैंकों के गेट पर आप ताला देख सकते हैं। और यही वजह है कि 2 दिन से जब कामकाज नहीं हो रहा है तो एटीएम में कैश की भी कमी हो गई। लोग जगह जगह जब कैश के लिए एटीएम पहुंचे तो उन्हें एटीएम के चक्कर लगाने पड़े। बैंक कर्मचारियों की ओर से निजीकरण का विरोध हो रहा है और इसी विरोध में 2 दिन हड़ताल का आज दूसरा दिन। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन करने का मामला सामने आया। बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में बिजली चले जाने के बाद डॉक्टरों ने मोबाइल फोन की रोशनी में एक मरीज के दांतों का ऑपरेशन किया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स ने खुद इस फोटो को वायरल किया है। हालांकि फोटो वायरल होने के बाद बीएचयू के डेंटल विभाग के डीन का कहना है कि मामले की जांच होगी। साथ ही डीन ने यह भी कहा कि बिजली काटे जाने की जानकारी पहले दे दी गई। गई थी, उसका नोटिफिकेशन पहले से ही था और उस बीच में ओटी लगाई गई और ओटी में क्या प्रॉब्लम आई है वो हमें देखना पड़ेगा। नोटिस के बाद ही लोग अपना अपना बयान देंगे। उस पर जांच भी होगा, बिल्कुल जांच की जाएगी और कार्रवाई भी होगी। खबर दमदार में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।